नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सर। और सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका है, ठीक है, जो टेक्निक है, ठीक है, वो हमें सही ढंग से समझ में आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले रूल समझते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, ठीक है। या फिर इसे और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। सो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट of electrons in different shells, और इनको हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स और एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स और एनर्जी लेवल्स, ठीक है। किसके एनर्जी लेवल्स? एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम, ठीक है, किसी एटम के इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पर्टिकुलर किसी एटम में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो हर एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, कैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसे समझ लिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो डेफिनेटली हमको जो एलिमेंट्स है उसका सीक्वेंस पता रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, सीक्वेंस पता रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें बार बार लिख कर देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आप जब भी फॉर एग्जांपल खाली हो तो आप लिख के देख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, अप टू 20, ठीक है। सो ये बार बार प्रैक्टिस करने से, और फिर जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आ जाता है तो आप बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको ये जो है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स वो लर्न हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करके आप लर्न कीजिए तो आपको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या रूल्स हैं, उसके बाद पूरे रूल्स, ठीक है, रूल्स और टेक्निक समझने के बाद हम लोग पूरे जो 20 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग, ठीक है, लिखेंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है ना, किसी पर्टिकुलर एटम के अराउंड जो शेल्स है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसे हम लोग वहां पर बनाएंगे, ठीक है। उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए, एक स्कीम है, ठीक है, जिसका नाम है बोर बरी स्कीम। बोर बरी स्कीम, दिस स्कीम इज गिवन बाय द साइंटिस्ट बोर एंड बरी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, उसे हम लोग समझ सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिलअप करना है, कितने शेल, कौन से शेल में कितने करना है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बोर और बरी ने दिया, जिसे हम लोग बोर बरी स्कीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, इसने बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons in a shell that can be calculated with the help of this formula, ठीक है। ये जो मैक्सिमम नंबर है किसी पर्टिकुलर शेल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे किसी पर्टिकुलर शेल में, इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया इन्होंने, जिसका नाम, जिसे, ठीक है, जो है 2n²। दोस्तों, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ
शेल, ठीक है, नंबर ऑफ शेल मतलब कौन से शेल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, थर्ड, सो नंबर ऑफ शेल, एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल। जैसे कि मान के चलो अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट शेल की बात करें, ठीक है, आपको पता है एटम के अराउंड सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, डिफरेंट शेल्स रहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। आप शेल कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट शेल आप कह सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट शेल में अगर आपको फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो बस आप यूज कीजिए दिस फॉर्मूला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा कौन से शेल के लिए बोल रहे हैं हम लोग, हम फर्स्ट शेल के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए आप पुट कीजिए इस फॉर्मूला में, तो आपको पता चलेगा n की वैल्यू, ठीक है, आपको पुट करना है, तो आपको यहाँ पर लिखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 और n की वैल्यू है 1, तो स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 का जो स्क्वायर होता है, अगर आप 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका फाइनल आंसर मिलेगा आपको 2। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अराउंड, ठीक है, एटम के अराउंड, मतलब मैं अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियस ड्रॉ करूँ, ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस। तो अगर ये फर्स्ट शेल है मेरा, तो फर्स्ट शेल में कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से हमें समझ में आता है। अगर मैं बात करूं फॉर सेकेंड शेल, या आप बोल सकते हैं इसे एनर्जी लेवल, ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल, ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल। देखिए सबसे पहले तो रूल समझना जरूरी है, रूल समझ में एक बार आ गया तो आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सो देखिए सेकेंड एनर्जी लेवल की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब मुझे काउंट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे काउंट करना है तो मैं यूज करूंगा दिस फॉर्मूला 2n²। देखिए मैं फिर से यहाँ पुट करूंगा, तो अब मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिखता फॉर्मूला, अब मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर। और आपको पता है दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 2 जब कितना होता है 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4। देखिए ये ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है 2 के मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो जाता है दोस्तों 8। इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सेकंड शेल में कितने रह सकते हैं दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम, ओके। अगर मैं बात करूं थर्ड एनर्जी लेवल की, ठीक है, थर्ड एनर्जी लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, चलिए हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला गिवन बाय बोर एंड बर्री व्हिच इज नोन एज बोर बर्री स्कीम, ठीक है। सो 2 3 पुट कीजिए आप, आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 मतलब कितना होता है 9 होता है, ठीक है। सो 2 इंटू 9, ठीक है, मैंने आपको बताया ब्रैकेट में, मतलब उससे क्या क्या लिख सकते हैं, वो है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 9, और 2 इंटू 9 कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है 18, ठीक है, 2 इंटू 9 होता है 18। चलिए बात करते हैं फॉर फोर्थ शेल, ठीक है, फोर्थ शेल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्थ शेल तक की हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा 2, और n की जगह मैं क्या पुट करूंगा 4 स्क्वायर, और आपको पता है 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 कितना होता है फ्रेंड्स 16 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4, ठीक है, सो ये हो जाएगा 16, और आपको पता है 2 इंटू क्या है 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। इसका मतलब फोर्थ शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ से आपको ये जानकारी मिलेगी और ये इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों कि आप जब इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर रहे हो एक पर्टिकुलर शेल में, तो आपको पता रहेगा कि आप सेकंड शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, थर्ड शेल में आप 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, और फोर्थ शेल में आप 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके चलिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि फर्स्ट शेल में 2 रहेंगे, सेकंड शेल में 8,
थर्ड शेल में 18 और फोर्थ शेल में 32, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम, ठीक है। इतना सबसे पहले ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। सो जैसे कि मैं इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको नाम दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट शेल है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट शेल को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ नाम देता हूँ के, ठीक है। फर्स्ट शेल को हम लोग ने नाम दिया के, सेकेंड शेल को एल, थर्ड शेल को एम, ठीक है। थर्ड शेल को हमने क्या नाम दिया, एम, और फोर्थ शेल को हमने नाम दिया एन, ठीक है। के एल एम एन, ठीक है। सो के में कितने रहेंगे 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32, ठीक है। ओके, अब देखिए ये तो चलिए मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ठीक है। वही इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूंगा कि देखिए जितने भी हम लोग शेल की बात कर रहे हैं तो उनमें अंदर एक कुछ और भी शेल्स रहते हैं जिन्हें हम लोग सब शेल्स कहते हैं, ठीक है। सब शेल्स कहते हैं। मैं एक थोड़ा एक सिंपल वे में समझाना चाहूंगा, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। एक सिंपल वे में समझाना चाहूंगा, जैसे मान के चलो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, क्या है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है फ्रेंड्स। अब उस बहुत बड़ी बिल्डिंग में मतलब मान के चलो वो एक एटम है, ठीक है। एक एटम को मैंने क्या समझा, एक बिल्डिंग है, ठीक है। सो देखिए एक एटम में अगर मैं उसके फर्स्ट फ्लोर की बात करूं, फर्स्ट फ्लोर की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर में कितने रूम है, 2 रूम है। फर्स्ट फ्लोर में कितने रूम है, 2 रूम है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 2 रूम, ठीक है। और ये हमने सेपरेट कर दिया 2 रूम को, ठीक है। ये 2 रूम हमने सेपरेट कर दिया, फर्स्ट 2। मैं सेकंड फ्लोर की जब बात करता हूँ फ्रेंड्स, सेकंड फ्लोर की जब मैं बात करता हूँ तो सेकंड फ्लोर में दोस्तों, सेकंड फ्लोर में है टोटल 8 रूम्स, ठीक है। ये 1 2 हो गया, फिर ठीक है, मैं ये इस तरह से सेपरेशन क्यों दिखाया डार्क तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये है 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो हाँ, तो सेकंड रूम में कितने हैं, सॉरी सेकंड फ्लोर में कितने हैं, 8 रूम। जब मैं थर्ड फ्लोर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो थर्ड फ्लोर में कितने हैं, थर्ड फ्लोर में है यहाँ पर 18 रूम्स, ठीक है। ये 2 रूम हो गए, ठीक है, और 18 रूम्स है। तो 18 रूम्स है तो हम लोग यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 और ये 8, ठीक है, ये हो गया। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 8 हो गया, फिर बच गए कितने 8 रूम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से, और बच गए 8 रूम। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि जब फर्स्ट फ्लोर में कितने हैं 2 रूम, सेकंड फ्लोर में कितने हैं 8 रूम, ठीक है, ये 2 रूम और ये 6 रूम। थर्ड फ्लोर में कितने हैं 18 रूम, ये 2 रूम ये 8 रूम और ये हो गए 8 रूम, ठीक। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट फ्लोर में 2 रूम है, सेकंड में कितने हैं 8 रूम है ना। किस तरह से डिवाइडेशन किया मैंने, पहले 2 बाद में इधर 6, ठीक है। सो उसी तरह से दोस्तों एटम्स में भी ना कुछ सबशेल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बोल सकता हूँ कि ये 2 बड़े बड़े रूम, फिर ये 2 ये सभी छोटे छोटे रूम है ना, जो उसको सब रूम्स हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से एक पर्टिकुलर शेल में अगर हम बात करें फर्स्ट शेल के अलावा सेकंड शेल की या थर्ड शेल की, तो दोस्तों उसमें और भी कुछ नंबर ऑफ शेल रहते हैं एक पर्टिकुलर शेल में, जिसको हम लोग सब शेल कहते हैं, ठीक है, सब शेल कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो आपको है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट शेल जो होता है ना, इसमें किसी तरह का सब शेल नहीं होता, नो सब शेल, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का सब शेल नहीं होता। और इसकी जो कैपेसिटी होती है 2, ये 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। दोस्तों जो सेकेंड शेल है ना, इसमें 2 सब शेल होते हैं, क्या होते हैं 2 सब शेल होते हैं, ठीक है। कंप्लीटली हम उसे शेल कहते हैं लेकिन इसमें 2 सब शेल होते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है, आपको पूरी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है। 2 सब शेल होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं S और दूसरे को हम लोग कहते हैं दोस्तों P, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ S और P हो गया, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं सब शेल कहते हैं, S सब शेल और P सब शेल, ठीक है। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ से कि S की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और P की जो कैपेसिटी होती है दोस्तों ये होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। मतलब P जो रूम रहेगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, और S जो है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं थर्ड शेल की बात करूं दोस्तों, तो इसमें रहते हैं 3 सब शेल्स रहते हैं, ठीक है। अब ये 3 सब शेल जो रहते हैं ये होते हैं S P D। और दोस्तों आपको पता है S की कैपेसिटी कितनी है 2, P की कैपेसिटी कितनी है 6, और जो ये दोस्तों D की कैपेसिटी होती है ये होती है 10। मतलब D जो सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल में ठीक है इसमें रहते हैं 4 सब शेल, ठीक है, इसमें कितने रहते हैं 4 सब शेल रहते हैं फ्रेंड्स। और अगर मैं इनकी बात करूं तो S में जो है
आपको पता है एस की कैपेसिटी कितनी रहती है 2, पी एक है सबशेल इसमें, उसकी कैपेसिटी रहती है 6, डी एक सबशेल है जिसकी कैपेसिटी रहती है 10, और दोस्तों एक लास्ट रहता है सबशेल जिसकी कैपेसिटी रहती है 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की, उसमें रखने की, ठीक है। सो ये मैंने आपको एक और भी इंफॉर्मेशन दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अच्छे से आप उसे हाईलाइट करके रखिए विद द हेल्प ऑफ मार्कर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और समझना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूँ, मतलब जो सीरीज हम हायर स्टैंडर्ड में जाने के बाद यूज करते हैं, वो बस सीरीज आपको लर्न करना है, और वो सीरीज है दोस्तों 1s 2s 2p, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है, इस तरह से लर्न करना है, ठीक है। 3d अगर मैं आपको बात करूं, ये है कंप्लीट सीरीज हमारी, मतलब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, यहां तक के तो हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहां से आपको समझ में आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आपको जब आप बुक से स्टडी करोगे, तो यार कैसे क्या, मतलब हमने फोर्थ स्टेज में पहले भर दिया, थर्ड में क्यों नहीं भरा, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया एस की जो कैपेसिटी रहती है वो 2, तो हम यहाँ फिलअप करेंगे 2, फिर देखिए फिर से कौन सा आ गया एस, ठीक है, सेकंड शेल का एस, मतलब यहाँ पर 2, देखिए फर्स्ट शेल में एक ही शेल है, ठीक है, इसमें किसी तरह का सब शेल नहीं है, इसकी कैपेसिटी रहती है 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहे फर्स्ट शेल में तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। 2s, देखिए s आया तो हमने 2 लिखा, p है तो कितना लिखेंगे 6, s आया फिर से 2, p आया तो 6, और s आया फिर से, तो इसमें कितनी रहेगी कैपेसिटी इसकी 2, ठीक है, इसकी जो s सब शेल की रहती है कैपेसिटी वो 2 रहती है, और दोस्तों d की रहती है 10, लेकिन हमको इसका अभी यूज नहीं है, मैंने आपको ये इसलिए लिखाया क्योंकि देखिए थर्ड शेल के बाद कितना, देखिए ये जो सबशेल है इसके बाद ये फोर्थ सबशेल आ गया, और उसके बाद थर्ड 3D ये सबशेल है दोस्तों। इसका रीजन ये है कि इसकी जो एनर्जी होती है ये लो एनर्जी होती है, और इसकी एनर्जी रहती है हाई, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए, आपको आगे बहुत काम आएगा, ये जो भी लो एनर्जी का ऑर्बिटल होता है, ये लो एनर्जी का सबशेल होता है, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिलअप करते हैं, बाद में हम लोग हाई एनर्जी का जो अपना सबशेल रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। तो दोस्तों 4s की एनर्जी कम रहती है, 3d की एनर्जी ज्यादा रहती है 4s के कंपैरिजन में, इसलिए 4s को हमने पहले लिखा, 3d को बाद में लिखा, ठीक है। अब देखिए ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया मैंने, ये सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, ये आपको बहुत बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है, और इतनी इंफॉर्मेशन से आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहला आपका काम है, इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तक तो हमने रूल समझ लिए, टेक्निक समझ लिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ लिए, कितनी जरूरी है वो अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए, आपको ये अगर आपने सीख लिया ना तो आपको बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी आपको हेल्प मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी आपको ये सब चीजें सीखने में, ठीक है। ओके, और आगे की स्टडी के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, मतलब आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लो एनर्जी हाई एनर्जी, तो इसलिए अभी से अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बोला कि एलिमेंट्स अगर आपको याद करना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है, लिख के देखिए, फिर बिना लिख के देखिए, अरे बिना देखे लिख कर देखिए, तो आपको डेफिनेटली पूरे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है, ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेम, ठीक है, जो भी एलिमेंट का नाम है उसका नाम लिखेंगे हम लोग, ओके। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम लोग उसका सिंबल जो भी रहेगा वो हम लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे उसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर, बिकॉज एटॉमिक नंबर से ही हमें पता चलेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा, ठीक है, किसका नंबर 4 है, किसका नंबर 3 है, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग शेल्स यहाँ पर शो कर देते हैं, मतलब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस हिसाब से, बस आप जो भी मैंने आपको टेक्निक बताया है, ठीक है, वो ध्यान में रखिए, ठीक है, जो भी रूल्स मैंने आपको बताया उसे ध्यान में रखिए, अब आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी 20 एलिमेंट्स हैं उसको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो सबसे नेम में अगर देखा जाए तो सबसे पहला है हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे पहला हाइड्रोजन है, उसके बाद में है हीलियम, उसके बाद में है लिथियम, फिर है बेरिलियम,
उसके बाद आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है फ्लोरीन, सॉरी नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है नियॉन, ठीक है, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया, फिर है एल्यूमिनियम, उसके बाद है सिलिकॉन, ठीक है, याद बहुत आसानी से हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, सिलिकॉन, फिर है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, उसके बाद में आता है फॉस्फोरस के बाद में आता है सल्फर, ठीक है, सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है आर्गॉन, ठीक है, दिख रहा है नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, आर्गॉन है, ठीक है, आर्गॉन के बाद आता है, आर्गॉन के बाद आता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद आता है कैल्शियम, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे हो गए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है, हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, इनके सिंबल्स हम लोग लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H रहता है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का होता है C, नाइट्रोजन का हम लोग N से सिंबलाइज करते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, फ्लोरीन का जो सिंबल होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ये नीचे है, ठीक है, ये बराबर दिखना चाहिए, ओके, ये बेरिलियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ये हो गया बोरॉन, ये हो गया कार्बन, ठीक है, बराबर दिखना चाहिए, ये नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, फ्लोरीन का F होता है, नियॉन का होता है Ne, ठीक है, सोडियम का होता है दोस्तों Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का होता है Si, ठीक है, इसको बराबर लिख लेते हैं नीचे में Si, सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का होता है Al, फॉस्फोरस का P होता है, सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl, आर्गॉन का Ar होता है, पोटेशियम का K और कैल्शियम का दोस्तों होता है Ca, ठीक है, ओके, ये होता है इनके सिंबल्स। अब एटॉमिक नंबर की हम लोग बात करते हैं, तो दोस्तों ये जिस तरह से हमने लिखा, ये सीक्वेंस में लिखा है ना, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन में, ये 1 होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये चेंज कभी नहीं होता किसी एटम का, ठीक है, सो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब हमको किसी भी एटम को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, सो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं उसमें कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट एटम्स में, ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, सो 1, इसकी 2 रहती है, इसकी 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इसका 14, ये हो गया 15, इसका 16 रहता है, इसका 17, इसका 18, इसका 19 और इसका रहता है 20। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है, और देखिए न्यूट्रल एटम में, ठीक है, न्यूट्रल एटम में मैंने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में एक वीडियो बनाया है, ठीक है, आप उससे जाके देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम में जितने नंबर, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितने नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जितने भी नंबर हमने लिखे, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर एटम में प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम आयंस की बात नहीं कर रहे हैं। सो देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है, सबसे पहले शेल में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले शेल की कैपेसिटी पूरी भर, यानी पूरी कंप्लीट हो गई कैपेसिटी, उसके बाद आप नेक्स्ट शेल की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट शेल की कैपेसिटी हो गई पूरी कंप्लीट, तो आप थर्ड शेल की ओर बढ़ेंगे, तो ठीक है, इस तरह से हमको, ठीक है, सक्सेसिवली भरना है। तो देखिए के शेल है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो एक हम इस तरह से लिखेंगे,
यहाँ आप बढ़िए, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितने आएंगे, क्योंकि के की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 2। अब देखिए अगर आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप यहाँ पर नहीं भरेंगे, आप कहाँ डालेंगे, ये एल शेल में, क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको रूल्स बताया। फिर देखिए यहाँ पर आपको कितना है, यहाँ पर 2 लिखना है, सिर्फ और 2, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है 2। अब जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा इस एल शेल में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर रहेंगे और 2 यहाँ पर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेट करने की, ठीक है, रखने की उसमें। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2, ठीक है। सो एक बात कॉमन है, सबके फर्स्ट शेल में कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हाइड्रोजन की छोड़कर, हाइड्रोजन में छोड़ के, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 2, फिर यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर 2, तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ पर 2, तो यहाँ आएगा 5। अब देखिए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 8। अब देखिए आपकी जो सेकंड शेल की कैपेसिटी वो कंप्लीटली फुलफिल हो गई है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फुलफिल हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2, 8, अब आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसकी तो कैपेसिटी फुलफिल हो गई, इसकी भी कैपेसिटी फुलफिल है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, एम शेल में, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा अब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका 11 है एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और एक 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, तो 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। थर्ड शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका 2, 8, 3, ठीक है, इसका 2, 8, 4, इसका कितना हो जाएगा 2, 8, इसका कितना हो जाएगा 2, 8, 5, इसका हो जाएगा 2, 8, 6, ठीक है। फिर इसका कितना हो जाएगा 2, 8, 7, फिर इसका कितना हो जाएगा 2, 8, ठीक है, 8 हो गया। मतलब देखिए जो आर्गॉन है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं सीक्वेंसली बराबर लिखा है, ठीक है। आर्गॉन है, इसका आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास में नेक्स्ट जो है वो है पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो देखिए पोटेशियम और कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लिखने में, ठीक है, आर्गॉन तक के हमने लिख लिया। अब देखिए मैं आपको थोड़ा तरीके से यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट्स को यहाँ पर हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम लिख सकूँ, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। सो आप ध्यान में रखिए, ये है, आप नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो मैं ये 2 एलिमेंट्स यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, जो पोटेशियम और कैल्शियम सबसे नीचे है, जो बराबर दिख नहीं रहे, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये है, ठीक है, पोटेशियम और है कैल्शियम, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइए। अब देखिए पोटेशियम का कितना है, क्या है सिंबल के, और कैल्शियम का सी है, इसका है 19 और इसका है 20, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आर्गॉन तक के जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 288। अब आपको पता है कि थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी है 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, यानी आर्गॉन तक के आगे बराबर, और फोर्थ जो शेल है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी तरह से सेकंड शेल में, सॉरी फर्स्ट शेल में 2, इसके केस में कैल्शियम के केस में, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, और फोर्थ शेल जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे आया दोस्तों, कई बार बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि सर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों लिखा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा, यहाँ तो कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की। तो अब आप ध्यान में रखिए, अब मैंने आपको बताया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये मैंने आपको बताया था, आया था नहीं। तो देखिए फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी होगी 2 फिलअप हो गई, सेकंड शेल की देखिए 2s2p 8 हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर देखिए थर्ड शेल में कितने हैं 3s2, 3p6, और उसके बाद कौन सा आया फोर्थ शेल का सब शेल आया 4s। तो इसलिए ये जो है यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये है 4s2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, और कौन सा शेल है वो फोर्थ शेल है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आता है 3d, मैंने आपको बताया था, क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है ये कम होती है, 3d की ज्यादा होती है, इसलिए जो लोएस्ट एनर्जी का सबशेल होता है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमें भरना पड़ता है, बाद में हाई एनर्जी। तो यहाँ से आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये 1 क्यों लिखा है यहाँ पर, 2 यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पोटेशियम है और कैल्शियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये बस कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है एलिमेंट्स का, और आपको याद भी करना है सही ढंग से, ठीक है, प्रैक्टिस करके।
अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिखना सीख लिया, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम कैसे बनाएं किसी पर्टिकुलर एटम का, ठीक है। सो देखिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत आसान है, मतलब हमको क्या करना है, न्यूक्लियस बनाना है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, शेल्स हैं, वो शेल्स रिप्रेजेंट करना है। और जैसे कि चलिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, है ना, और उसमें 1 है एटॉमिक नंबर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे 1, ठीक है। सो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाऊं तो देखिए सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने रहते हैं 1 प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज कैसा रहता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और 1 क्या रहता है 1 रहता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके पास कितना है, सिर्फ एक ही शेल है, क्या है, एक ही शेल है। और ये शेल कौन सा दोस्तों, ये है शेल हमारा के, ठीक है, कौन सा शेल है के। और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा एक इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, हीलियम में कितना है एटॉमिक नंबर इसका 2 है, मतलब इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले तो आप न्यूक्लियस बनाएंगे, कितने प्रोटॉन है इसमें 2 प्रोटॉन है, ठीक है, 2 क्या है न्यूट्रॉन है, ठीक है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन रहते हैं इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की, तो इसके पास फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी थी 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस फर्स्ट शेल में रहेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये हमारा कौन सा शेल है, ये है हमारा के शेल, ठीक है, ये हमारा कौन सा है के शेल, ठीक है। अगर मैं लिथियम की बात करूं दोस्तों तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। सो कैसे, फिर से हम लोग क्या करेंगे न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस में अच्छा कितने हैं इसके पास प्रोटॉन 3 प्रोटॉन है, ठीक है, कितने हैं इसके पास में 3 प्रोटॉन है, ठीक है। इसका जो मास नंबर होता है ये होता है 4, ठीक है, इसका मास नंबर जो होता है ये 4, इसलिए हम लोग यहाँ 4 न्यूट्रॉन बनाएंगे, ठीक है। सो अच्छा ये इसके ऊपर भी एक वीडियो में हमने बनाया हुआ है, ठीक है। जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है वो उस वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट शेल की, तो देखिए फर्स्ट शेल की जो कैपेसिटी रहती है वो 2 रहती है ना, ये कौन सा शेल है हमारा, ये है हमारा के शेल। तो देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड शेल। और हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की लिखा था वहां पे भी क्या लिखा हमने एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एल शेल में इलेक्ट्रॉन एक, ठीक है, ये कौन सा है हमारा एल शेल, ठीक है। अब चलिए हम लिखते हैं हीलियम लिथियम बेरिलियम, जैसे कि मुझे बेरिलियम का बताना है, बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। सो चलिए देखिए बेरियम का 4, तो चलिए अब मैं सिर्फ प्रोटॉन लिखता हूँ, तो यहाँ पर कितने हैं 4 प्रोटॉन्स है इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस में, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आपके नेक्स्ट शेल में, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट शेल हो गया। तो ये हो गया आपका के शेल है, और ये है आपका ये है एल शेल, ठीक है, इस तरह से। अब ये तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल। ऐसा देखते हैं जिसमें थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल वाला कौन सा रहेगा हमारे पास, जैसे कि 2 8 फिर 1 यानी सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का देखते हैं हम लोग, सोडियम का होता है सिंबल Na, और इसमें रहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे 11। तो सोडियम है, तो सोडियम की बात करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं तो दिखना चाहिए अच्छे से। 11 प्रोटॉन इसमें रहते हैं, 11 प्रोटॉन रहते हैं इसमें, 12 न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसका मास नंबर रहता है 23, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में देखिए सबसे पहले तो आपको आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सा शेल है, ये है के शेल। मैं सेकंड शेल की बात करूं यानी कि एल शेल की, तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड शेल में कितने रहेंगे 8, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड शेल में, ठीक है। थर्ड शेल कौन सा रहेगा अपना एम, और ये है आपका एक इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए थर्ड शेल में हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें जो है सोडियम, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर जो है 20 होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली, ठीक है, इसमें कितने, इसमें रहते हैं 20 प्रोटॉन, प्रोटॉन का रहता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें रहता है 20 न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर कैसा रहता है, इसका जो मास नंबर रहता है, मास नंबर जो रहता है इसका ये रहता है 40, ठीक है। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास, ठीक है।
सो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इसके जो फर्स्ट शेल है फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, इसमें कितने शेल रहेंगे, इसमें 4 शेल रहेंगे। मैं फोर्थ शेल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने 4 शेल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, समझिए इसको। तो इस तरह से मैं पहले नाम दे देता हूँ, ये के एल और ये एम और ये एन। देखिए जो दोस्तों, जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल में कैपेसिटी कितनी दी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 हो गए, 5 6 7 और यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये 8 हो गए। अब देखिए थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 थे, और फोर्थ शेल में 2 थे, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग कितने बनाएंगे, मतलब जिस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है बस आपको उस शेल में बनाना है। ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, हो गया 8। ओके, और बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, फोर्थ शेल में है। ठीक है, तो के एल एम एन। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। ठीक है, मतलब डायग्रामेटिकली हम लोग ने बताया कि फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 है, थर्ड शेल में, ठीक है, इस केस में 8 है, फोर्थ शेल में कितने हैं, 2 है। ठीक है दोस्तों, इतना आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाना। ठीक है, बस कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है जो हमें याद रहना या हमें आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है किसी भी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एलिमेंट्स आप याद कीजिए तो आपको ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस से याद कीजिए।